अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो दोस्तों, कैसे हो? कोई भी परेशानी, नीचे कमेंट बॉक्स जो है वो खाली रहता है, लिख सकते हो, देख लेंगे। चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने इनके रिएक्शंस पर काम करना शुरू किया है। दो तरह के रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बीटा एलिमिनेशन। इन दोनों रिएक्शंस पर हम लोगों ने काफी सारी बातें करी थी। इस चैप्टर में हम लोगों को कुल मिलाकर के 4 मैकेनिज्म्स SN2, SN1, E2 एंड E1, इस चैप्टर में हमें ये 4 मैकेनिज्म्स की भी स्टडी करनी है। SN2, SN1, E2, E1। तो थोड़ी थोड़ी बात तो हम लोगों ने SN2, SN1 और E2 पर, E1 का नंबर नहीं आ पाया था। SN2, SN1 और E2 पर थोड़ी थोड़ी बात हम लोगों ने पिछली क्लास में करी थी। स्पेशली SN2 और SN1 को थोड़ा अच्छे से ही देखा था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग नियरली जो है फ्रेश तरीके से SN2 और SN1 मैकेनिज्म पर थोड़ा काम करेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में क्या था, तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में आइडिया ही ना हो तो मैकेनिज्म की बात हम लोग कर नहीं पाते। तो अब जो है तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का भी आइडिया हो गया है, एलिमिनेशन का भी आइडिया हो गया है। तो अब मैकेनिज्म पर थोड़ी गहराई से हम लोग बातें कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं, जैसे अपने पास ये अल्किल हैलाइड है CH3Cl कह दो, इसको हम लोग NaOH से रिएक्शन करने का मौका दें। हम लोग देखेंगे कि CH3OH प्लस NaCl, ये दोनों खर्च हुए, ये दोनों बने। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा बार अच्छे से बनाएंगे। कार्बन के साथ हमें 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, एक क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन के साथ हमें कुल 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन जब 4 बॉन्ड्स बनाता है तो कार्बन के अराउंड जो शेप होती है या जो जियोमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो टेट्राहेड्रल वे में चारों बॉन्ड्स को हम लोग बना देंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एटम। ये रिएक्शन करने के लिए तैयार है। क्लोरीन पर है डेल्टा माइनस, कार्बन पर है डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट नहीं है, थोड़ा है। जैसे कह दिया 20% या 15%, तो इसे थोड़ी भूख लगी है। Na प्लस और OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको भूख लगी और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन यहां से निकल करके चला जाएगा। इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, क्लोरीन यहां से निकल करके चला गया। और हाइड्रोक्साइड आयन एग्जैक्टली क्लोरीन जैसे आगे की तरफ है, तो ठीक उसके अपोजिट, ठीक पीछे की तरफ से हाइड्रोक्साइड आयन आता है। तो लोग इसको कहते हैं बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक रिजल्ट क्या होगा? क्लोरीन तो गया बाहर, कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोरीन देखो इधर की तरफ था, हाइड्रोक्साइड आयन इधर अपोजिट साइड में हमने जोड़ा है। ये तीनों हाइड्रोजन्स क्या उधर को उलट जाएंगे। एक हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे और तीसरा हाइड्रोजन जो है इस वे में। तीनों हाइड्रोजन जो इधर की तरफ ओरिएंटेड थे अब उधर की तरफ। जैसे हम अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह से कर देते, देखो इनका ओरिएंटेशन अभी इधर की तरफ है, और दूसरे हाथों की उंगलियों को इस तरह से कर दे तो इनका ओरिएंटेशन देखो, इन उंगलियों का ओरिएंटेशन इधर की तरफ जा रहा है जबकि इन उंगलियों का ओरिएंटेशन इधर की तरफ जा रहा है। तो कुछ वैसा सिचुएशन है। ये हाइड्रोजन पहले इधर की तरफ था, अब उलट गया तो हाइड्रोजन जो है उधर की तरफ हो गया। राइट। हाइड्रोजन जो है पहले इधर की तरफ हुआ करता था, अब हाइड्रोजन उधर की तरफ हो गया। इस चीज को हम लोग समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे
ये छाता हो गया, बारिश में तुम छाता लेकर के बाहर निकलो, कभी कभी बहुत जोर से हवा आ जाती है, तो हवा से क्या होता है, ये छाता उल्टा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, उल्टा हो जाना। इन्वर्जन का मतलब ये होता है उल्टा हो जाना। तो हाइड्रोजन जो इधर की तरफ थे वो उधर की तरफ उलट करके चले जाते। तो इसने बैक साइड अटैक किया, क्लोरीन निकला, क्लोरीन के बदले अब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और हाइड्रोजन उधर की तरफ उलट गए, क्लोरीन जो बाहर निकला ऐसे लिख दो Cl-। तो इस मैकेनिज्म में क्या है, एक तो हाइड्रोक्साइड आयन ने बैक साइड अटैक किया है, दूसरा सब कुछ, एवरीथिंग हैपेंस इन अ सिंगल स्टेप। एवरीथिंग हैपेंस इन अ सिंगल स्टेप। सभी कुछ, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ क्या, दो ही चीजें हो रही है, एक तो इधर बॉन्ड बन रहा है, दूसरा इधर बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना, दोनों ही चीजें एक सिंगल स्टेप में हो रही है। और अगर ऐसा कोई रिएक्शन होता है इसमें सारी चीजें सिंगल स्टेप में होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। तो यहां पर जो रिएक्शन जिस वे में लिखा हुआ है ये कंसर्टेड रिएक्शन कहा जाएगा। रिएक्शन का रेट हम देखें, ये एल्किल हैलाइड है, हाइड्रोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन का जो रेट है इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक, ये बोर्ड पर लिखने का एक थोड़ा सा नुकसान भी है तुम्हारे साइड से, जब हम स्क्रीन स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, तो वहां पर जो कुछ बोर्ड पर लिखते थे वो तुम्हें पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे देते थे। तो यहाँ पर तो इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे नहीं पाएंगे, तो अपना कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठो, जो जो चीजें लिखते चले जा रहे हैं। यहाँ पर स्पीड मेरी कम है ना, डिजिटल बोर्ड की तुलना में यहाँ पर स्पीड कम रहेगी। एग्जैक्टली हमें फील क्या हुआ कि डिजिटल बोर्ड पर हम जो है तेजी से दौड़ते जा रहे, हम अपनी बातें जो है आराम से नहीं कह पा रहे, बहुत जल्दी में, पता नहीं मतलब कुछ अजीब तरह की वहां जल्दीबाजी अपने आप हो जा रही थी हमारे नहीं चाहने के बावजूद। इसीलिए हमने सोचा चलो एक बार फिर से ग्रीन बोर्ड पर कुछ लेक्चर्स ट्राई करें, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा देखते हैं। तो यहाँ पर स्पीड थोड़ी कम रहती है, तुम इत्मीनान से कॉपी पेन लेकर के बैठो और चीज़ों को जो है रनिंग लेक्चर में बहुत बीच बीच में बार बार, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखेंगे फिर उसको रोकेंगे, फिर नोट करेंगे, फिर देखेंगे, फिर रोकेंगे, फिर नोट करेंगे। तो ये कोई बहुत बढ़िया स्टाइल नहीं है। बढ़िया स्टाइल ये है रनिंग लेक्चर में ईयरफोन कान में लगा लो इत्मीनान से, मोबाइल को एक जगह रख दो ताकि मोबाइल को उठाने की झंझट न रहे। मोबाइल को एक जगह रख दिया, ईयरफोन कान में लगा लिया, लेक्चर चल रहा है, आंखों से देखो, कानों से सुनो और पेन कॉपी लेकर बैठे रहो और रनिंग लेक्चर में चीज़ों को नोट करते चले जाओ। लेक्चर चलने दो, उसी में धीरे धीरे जो जो समझ में आए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुक भी जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो इतना तो ध्यान रहता ही है कि कान से सुनते रहो, आंखों से देखते रहो और हाथों से लिखते रहो, ये चलता रहता है। कहीं कहीं ऐसा कोई पॉइंट आ सकता है कि जहाँ थोड़ा बहुत लेक्चर रोकने की जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज मोस्टली जो है रनिंग लेक्चर में तुम सारे नोट्स बना सकते हो। तो उसको लिखते रहो और फिर जब लेक्चर खत्म हो जाए तो बाद में इत्मीनान से अपनी कॉपी में देखो कि तुमने क्या लिखा है और फिर उसको जो है फाइनल नोट्स में कन्वर्ट करोगे। लेक्चर देखते समय जो नोट करते हो वो फाइनल नोट्स नहीं होता, वो तो बस हमने जो जो बताया तुमने वो लिख लिया, उसको फिर फाइनल नोट्स में कन्वर्ट करोगे। जरूरत पड़ेगा थोड़ा बुक्स की भी मदद ले सकते हो, थोड़ी बहुत किताबों से भी चीज़ों को पढ़ सकते हो, जो किताबों से पढ़ा, जो मेरे लेक्चर से पढ़ा, दोनों को मिला करके एक अच्छा नोट प्रिपेयर कर सकते हो। तो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सब कुछ एक ही स्पीड में हो रहा है। जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो सैलरी दोनों को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसीलिए रिएक्शन का जो रेट है वो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन कहे तो 5 गुना कर देते हैं तो रिएक्शन का रेट भी 5 गुना हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन 4 गुना कर देते हैं तो रिएक्शन का रेट भी 4 गुना हो जाएगा। दोनों को एक साथ, इसको 5 गुना कर दे, इसको 4 गुना कर दे, तो 5 × 4 20, रिएक्शन का रेट जो है वो 20 टाइम्स हो जाएगा। तो इस वे में इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओ तब भी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओ तब भी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन घटाओ रिएक्शन का रेट घटेगा, इसका कंसंट्रेशन घटाओ रिएक्शन का रेट घटेगा। तो ये चीज माइंड में रखना है और इसीलिए इसको जो है हम लोग
SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। SN2, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 मतलब बाइमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर मतलब ये दोनों के ऊपर, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, इसीलिए बाइमोलिकुलर, इसीलिए यहां पर 2। तो SN2 मैकेनिज्म इसको कहते हैं। ठीक, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नीडेड। रिएक्शन अच्छे से होता रहे उसके लिए न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होना जरूरी है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से अटैक करेगा। अब हमारे पास जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं, उनको हम लोग, एक तो सबसे सिंपल एल्किल हैलाइड ये हो जाएगा कि सब हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन रहे। मिथाइल हैलाइड कहोगे तुम इसे, हाइड्रोजन को हटा करके एक एल्किल ग्रुप लगा दो कोई भी, इसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहोगे। एक और हाइड्रोजन हटा करके एक और एल्किल ग्रुप का इंतजाम कर दो, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। और ये लास्ट में हाइड्रोजन जो है इसको भी हटा दो और इसको भी हटा करके एक और एल्किल ग्रुप लिख दो, तो ये टर्शियरी हैलाइड हो जाएगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड। इन चारों में से ये जो है, यहां पर देखो 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स हैं और एल्किल ग्रुप की साइज क्या होती है, बड़ी साइज होती है। यहां पर 3 बड़े बड़े एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर इन दोनों में तुलना करें तो 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स है, तो बीच में से जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से इस कार्बन तक पहुंच सकता है, जबकि यहां पर क्या है, 3 बड़े बड़े एल्किल ग्रुप्स है। एल्किल ग्रुप्स की साइज जो है वो हाइड्रोजन एटम से काफी बड़ी होगी। तो इन तीनों ने क्या किया है, पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर लिया है। बैक साइड अटैक करने के लिए जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो रास्ता नहीं मिलेगा, उसको जगह नहीं मिलेगा कि वो इस कार्बन तक पहुंच पाए। इसीलिए तुम देखोगे कि यहां तक आते आते एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। यहां पर रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल जो इस कार्बन तक सबसे आसानी से पहुंचेगा। यहां पर एक बड़ा सा ग्रुप है जो रास्ते में खड़ा है, यहां पर 2 बड़े बड़े ग्रुप है जो रास्ते में खड़े हैं और यहां पर 3 बड़े बड़े ग्रुप है जो रास्ते में खड़े हैं। यहां पर हैलोजन लिखना हम मिस कर गए। ठीक, तो यहां पर 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स, यहां एक बड़ा एल्किल ग्रुप, यहां 2 बड़े एल्किल ग्रुप, यहां पर 3 बड़े एल्किल ग्रुप्स। तो ये बड़े बड़े एल्किल ग्रुप्स कर क्या रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जब पीछे से बैक साइड से अटैक करने को आएगा रास्ता ब्लॉक कर दे रहे हैं। रास्ता ब्लॉक कर दे रहे हैं तो कार्बन तक पहुंचने में मुश्किल आएगी, यहां तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाएगा। तो तुम देखोगे ये जो रिएक्शन है, बैक साइड अटैक है, यहां सबसे आसानी से होगा, यहां थोड़ा मुश्किल से होगा, यहां थोड़ा और मुश्किल से होगा और यहां पर नियरली नहीं हो पाएगा। ठीक, यहां पर मान करके चलो कि इस सेंटर वाले कार्बन तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी अगर हम लोग कहे तो कह दे और खराब होगा, अच्छा तो यही है कि कह दो यहां होगा ही नहीं। तो अगर हम इन चारों की रिएक्टिविटी SN2 मैकेनिज्म में देखें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स, तो मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर प्राइमरी हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, उसके बाद आएगा फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, उसका नंबर आएगा और सबसे लास्ट में टर्शियरी एल्किल हैलाइड।
तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी, क्यों मिथाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन सबसे अच्छे से हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे हाइड्रोजन आइटम्स है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से कार्बन तक पहुंच सकता है। तो ध्यान रखना SN2 मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक, क्लोरीन निकला, हाइड्रोजन्स उधर को उलट गए, इन्वर्जन। इन्वर्जन पर भी हम लोग और डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल क्लोरीन निकला, इसने बैक साइड अटैक किया, क्लोरीन निकला, हाइड्रोजन्स उधर को उलट गए। चूंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं इसलिए दोनों को साथ में सैलरी मिलेगी। रिएक्शन का जो रेट है दोनों पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटाओगे रेट घटेगा। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन घटाओगे रिएक्शन का रेट घटेगा। SN2 मैकेनिज्म कहते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। 2 का मतलब क्या है, बाई मॉलिक्यूलर, इस पर और इस पर दोनों पर डिपेंड कर रहा है। हालांकि ये मॉलिक्यूल नहीं है, आयन है, लेकिन फिर भी जस्ट से मॉलिक्यूलर। बैक साइड अटैक ये जरूरी होता है, बैक साइड अटैक होगा तभी ये मैकेनिज्म आगे बढ़ेगा। और बैक साइड अटैक करने के लिए कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा सुटेबल है, तो चार कैटेगरीज में एल्किल हैलाइड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और मिथाइल वाले में क्या है, छोटे छोटे हाइड्रोजन है, पीछे से अटैक करने के लिए पूरा का पूरा जगह खाली है। और यहां तक आते आते बड़े बड़े एल्किल ग्रुप्स इस कार्बन को सेंटर में, कार्बन जो सेंटर में चला गया, बड़े बड़े एल्किल ग्रुप्स ने चारों तरफ से कार्बन को कवर कर लिया है, तो पीछे से अटैक करना बेहद डिफिकल्ट हो गया है। इसीलिए जैसे जैसे यहां से होते होते यहां तक पहुंचोगे रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। सो मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी और कम, और टर्शियरी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी और कम। कभी कभी प्रश्न ये होता है, अगर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगा दे, ब्रोमीन लगा दे, आयोडीन लगा दे, तब क्या होगा। तो जैसे हम कह दे एल्किल फ्लोराइड, ठीक, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड, इन चारों के साथ सोचे कौन सबसे आसानी से यहां पर रिएक्शन करेगा। तो देखो फ्लोरीन का बॉन्ड मजबूत होता है, क्लोरीन का बॉन्ड थोड़ा कमजोर होता है, ब्रोमीन का बॉन्ड थोड़ा और कमजोर होता है, और आयोडीन का बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा और कमजोर है। तो बॉन्ड कमजोर है, जल्दी टूटेगा, रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा। तो क्लोरीन की तुलना में ब्रोमीन जो है आसानी से रिएक्शन करेगा। ब्रोमीन की तुलना में अगर आयोडीन रहा तो रिएक्शन और आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड कमजोर हुआ, जल्दी से टूट करके निकल जाएगा। तो अगर कभी ऐसा कंपैरिजन करना पड़े तो आयोडाइड सबसे ज्यादा, ब्रोमाइड उसके पीछे, क्लोराइड उसके पीछे, और फ्लोराइड के केस में रिएक्शन बहुत स्लो चलेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो है मजबूत है और इसे तोड़ना जो है बहुत मुश्किल है, इसे तोड़ने में जो है अच्छों का तेल निकल जाएगा। तो इसीलिए जो है फ्लोरीन के साथ हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन नहीं कराते हैं। रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं, आयोडीन के साथ कराते हैं। और कंपैरिजन करना पड़े कि चारों में रिएक्टिविटी का क्रम समझाओ तो आयोडीन सबसे ज्यादा मतलब एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। बाकी सारी चीजें कॉमन रहे, सिर्फ आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन का अंतर हो, तो जो आयोडाइड है वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। ब्रोमाइड थोड़ा स्लो, क्लोराइड थोड़ा और स्लो, और फ्लोराइड सबसे स्लो, राइट। ओके, और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने सोचे थे तुम्हें बताने के लिए। क्या क्या है, मैकेनिज्म हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स हो गया, यस, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो दो तरह के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा रिएक्शन में वो बैक साइड अटैक उतने अच्छे से करेगा। न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग, हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर ले, कहाँ नोट करें, जगह नहीं दिखाई पड़ रहा है, चलो इधर लिख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नीडेड। आमतौर पे इस तरह के मैकेनिज्म में जाने के लिए हम लोगों को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत रहेगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा तभी जो है बैक साइड अटैक करेगा, अदरवाइज कमजोर न्यूक्लियोफाइल रहता है तो वो बैठा रहता है। एग्जैक्टली ये पॉइंट जो है अभी थोड़ी देर के बाद हमें बोलना चाहिए था, ये हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल दिया। ओके, तो चलो ये सारी बातें हो गई SN2 मैकेनिज्म पर, इनको याद रखोगे इत्मीनान से। थोड़ा SN1 को बीच में लाया जाए तब बातें आगे बढ़ेंगी।
SN1 मैकेनिज्म। सपोज अपने पास ये रिएक्शन है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, और इसको हम क्या तो कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, ठीक। और हम ये देख रहे हैं कि रिएक्शन का रिजल्ट ये है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर आया, क्लोराइड यहां पर चला गया। मैकेनिज्म की बात करें, इसको भी हम शेप के साथ थोड़ा सा बनाएंगे इस बार। क्लोरीन और बाकी के जो ग्रुप्स हैं सबको हम टेट्राहेड्रल वे में लिख दें। तो देखो इस बार क्या है, बड़े बड़े एल्किल ग्रुप्स, पीछे से पूरा रास्ता ब्लॉक है, न्यूक्लियोफाइल चाहे तब भी बैक साइड अटैक नहीं कर सकता। आगे की तरफ से क्लोरीन ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है, पीछे की तरफ से ये मिथाइल ग्रुप्स ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। कुल मिलाकर के इस कार्बन तक, कार्बन सेंटर में इतना छुपा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल वहां तक सीधे सीधे नहीं पहुंच सकता। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन निकल कर गया, हुआ क्या, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। साथ ही साथ ये तीनों मिथाइल ग्रुप्स जो है, ये तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे। पहले क्या था, तीनों पीछे की तरफ ऐसे ओरिएंटेड थे, कुछ इस तरह का सिचुएशन था, अब ऐसा सिचुएशन है। पहले ऐसे था, अब ऐसा है, ठीक। सब एक साथ एक ही प्लेन में, तीनों एक ही प्लेन में, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका जो शेप है वो है ट्राइगोनल प्लेनर, प्लस क्लोराइड निकल गया बाहर। और फिर ये जो कार्बोकटायन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल आएगा रिएक्शन करने को। और ध्यान देना ये प्लेनर है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, प्लेन के ऊपर से भी आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो प्लेन के नीचे से आए। ये प्लेनर है ना, जैसे ये प्लेनर सिस्टम हो गया, कोई चीज इस पर आकर के ऊपर से भी रिएक्शन कर सकता है, कोई चीज इस पर आकर के नीचे से भी रिएक्शन कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल इसमें प्लेन के ऊपर से भी रिएक्शन कर सकता है, प्लेन के नीचे की तरफ से भी रिएक्शन कर सकता है। तो फिलहाल इन सब चीजों का यहां भी कोई मतलब नहीं है, तो हम इन चीजों को भी यहां पर थोड़ा अवॉइड करेंगे। थोड़ी देर के बाद भी इसका मतलब होगा तो वहां पर इसको लाते हैं हम। जस्ट न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ रिएक्शन किया और फिर से क्या हुआ, कार्बन के साथ तीन मिथाइल ग्रुप तो कनेक्टेड ही है, अब न्यूक्लियोफाइल भी उसी में आ गया। तो दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो कार्बोकटायन बन गया है वो कार्बोकटायन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर रहा है। दो स्टेप्स, पहला स्टेप कार्बोकटायन का बनना, एल्किल हैलाइड टूटा, कार्बोकटायन बन करके तैयार हो गया। दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोकटायन के साथ रिएक्शन किया, फाइनल प्रोडक्ट बनाया। पहला स्टेप जो है स्लो है, दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट है। क्यों ये स्लो, क्यों ये फास्ट? क्योंकि देखो ये कार्बोकटायन बड़ा रिएक्टिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये परेशानी में फंसा हुआ है और इसे जल्दी है रिएक्शन करने की, इसीलिए दूसरा स्टेप हमेशा फास्ट होगा ही होगा और पहला स्टेप उसकी तुलना में स्लो रहेगा। और जो स्लो स्टेप है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर कोई रिएक्शन 10 स्टेप में भी हो तब भी जो सबसे धीमे धीमे चलने वाला स्टेप होगा, जो सबसे धीरे धीरे चलने वाला स्टेप होगा, जो सबसे स्लो वाला स्टेप होगा, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो ये स्लो स्टेप जो है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहाँ पर इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है। तो रिएक्शन का रेट इसी पर डिपेंड करेगा। स्लो स्टेप जो है डिफिकल्ट स्टेप है, तुम कह सकते हैं स्लो का मतलब क्या है, जरूर ये डिफिकल्ट रहा होगा, इसीलिए धीरे धीरे हो रहा है। और ये फास्ट है मतलब ये इजी है, इसका होना आसान है। तो आसान है इसीलिए तेजी से हो रहा है, मुश्किल इसीलिए धीरे धीरे हो रहा है। तो ये डिफिकल्ट स्टेप है और जो डिफिकल्ट स्टेप में मेहनत करेगा उसी को सारा सैलरी मिलेगा, ठीक। जो बाद में सब काम खत्म हो गया, केवल गिनती गिनाने के लिए आया है, अटेंडेंस देने के लिए आया है कि हम भी आ गए हैं, तो उसको भगाओ, उसको कुछ नहीं मिलेगा।
जिसने मेहनत किया है डिफिकल्ट स्टेप में उसी को सारा क्रेडिट मिलेगा, तो रिएक्शन का सारा क्रेडिट इसको जाता है। रिएक्शन का रेट केवल और केवल इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ओनली। न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन तुम बढ़ाते भी हो तब भी रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन घटाओगे तो रिएक्शन का रेट घट जाएगा। तो एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर ही केवल चीजें डिपेंड करेंगी। तो रिएक्शन जो है 2 स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप प्रोसेस। कार्बोकटायन बन रहा है उस पर ध्यान देंगे। और तीसरा पॉइंट की रिएक्शन जो है उसका जो रेट है केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है, इसीलिए रिएक्शन के मैकेनिज्म को SN1, S थोड़ा बड़ा लिखते हैं, N थोड़ा छोटा लिखते हैं, फिर 1 बिल्कुल S के बराबर का साइज का लिखते हैं, SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। और S का मतलब वही सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड के ऊपर जो है चीजें डिपेंड कर रही। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो देखो कार्बोकटायन बनना है, कार्बोकटायन जितना आसानी से बनेगा, पहला स्टेप मुश्किल है, इसको अगर थोड़ा आसान बना दे तो मदद मिलेगी। जहां पर मुश्किल है उसी को आसान बनाओगे ना, जो आसानी से था हो रहा था उसको क्या आसान बनाना। तो पहला स्टेप मुश्किल है, डिफिकल्ट है, स्लो है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी तो थोड़ा आसानी से होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और मुश्किल से होगा। तो इसीलिए तुम देखोगे टर्शियरी एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा आसानी से रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि टर्शियरी एल्किल हैलाइड में टर्शियरी कार्बोकटायन बनेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों एल्किल ग्रुप मिलकर के पॉजिटिव चार्ज की मदद करते हैं। तो अगर 2 ही एल्किल ग्रुप रहते हैं, मान लो यहाँ एल्किल ग्रुप न रहता, हाइड्रोजन रहता, तो दोनों मिलकर के इसकी मदद करते हैं। मान लो एक ही एल्किल ग्रुप रहा होता तो 3 एल्किल ग्रुप है, तीनों मिलकर के इस पॉजिटिव कार्बन की मदद करते हैं, कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड सबसे आसानी से रिएक्शन करेगा क्योंकि वो कार्बोकटायन सबसे आसानी से बना पाएगा। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड थोड़ा मुश्किल से रिएक्शन करेगा क्योंकि वो कार्बोकटायन थोड़ा मुश्किल से बनाएगा। प्राइमरी एल्किल हैलाइड इसी तरह से और भी मुश्किल से रिएक्शन करेगा क्योंकि वहां कार्बोकटायन का बनना और भी मुश्किल है। तो अगर हम एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्यों? क्योंकि कार्बोकटायन का बनना आसान है। सेकेंडरी उससे कम रिएक्टिव, क्यों? कार्बोकटायन थोड़ा मुश्किल से बनेगा। प्राइमरी और भी कम रिएक्टिव क्योंकि कार्बोकटायन और भी मुश्किल से बनेगा। और मोस्टली हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल कैन ऑल्सो वर्क, ये कहना ज्यादा बेटर है, ठीक। कि रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल्स भी अच्छे से काम करते हैं। पिछला मैकेनिज्म जो SN2 मैकेनिज्म था उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ रही थी, ठीक। यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल भी अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, 100% पॉजिटिव चार्ज है। 100% पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसे खुद जल्दी है रिएक्शन करने की। तो ये न्यूक्लियोफाइल को बहुत इंतजार नहीं करेगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा तभी खुद पहुंच जाएगा कि चलो रिएक्शन करने के लिए चला जाए। न्यूक्लियोफाइल का इंतजार नहीं करेगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा तो रिएक्शन होगा, ये खुद पहुंच जाएगा न्यूक्लियोफाइल के पास कि चलो भाई रिएक्शन करते हैं, बड़ी परेशानी हो रही है हमें। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने पॉजिटिव चार्ज से परेशान है और पॉजिटिव चार्ज की परेशानी को दूर करने के लिए इसको जल्दी है रिएक्शन करने की, ये बड़ा रिएक्टिव है। तो न्यूक्लियोफाइल वीक रहे कि स्ट्रांग रहे इसको बहुत मतलब नहीं है, जैसा भी न्यूक्लियोफाइल रहे उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक। जैसा भी न्यूक्लियोफाइल रहे ये उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो मोस्टली हम लोग यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल से प्रीफर करते हैं। स्ट्रांग मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर स्ट्रांग भी दूसरे पंगे होने लगते हैं, उसी में एलिमिनेशन रिएक्शन भी फिर आना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग बाद में समझते हैं। लेकिन हाँ, वीक न्यूक्लियोफाइल जो है हम लोग पसंद करते हैं लेना, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोकटायन खुद ही इतना रिएक्टिव है कि बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल लेने का कोई मतलब नहीं है।
तो इसीलिए हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ भी यहाँ पर रिएक्शन आसानी से करा सकते हैं। तो ये इनके बेसिक फीचर्स हो गए। रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे लिखोगे, तो दोनों मैकेनिज्म तो मैं लिख कर दिखाया। ठीक, जरूरी चीज क्या है, तो पिछले मैकेनिज्म में यहाँ पर कार्बोकैटायन का बनना जरूरी है, पिछले मैकेनिज्म में बैक साइड अटैक होना जरूरी था। या पिछले मैकेनिज्म में रिएक्शन का रेट एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता था, यहाँ पर केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है। पिछले मैकेनिज्म में जो जहां भीड़ कम थी वहां रिएक्शन आसानी से हो रहा था, इस बार कार्बोकैटायन जहां जितना ज्यादा स्टेबल होगा वहां उतना आसानी से रिएक्शन होगा। पिछले मैकेनिज्म में मेरे को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत थी। क्यों स्ट्रॉन्ग, एक बार हम लोग देख भी सकते हैं। पिछले मैकेनिज्म में क्या था कि ये है अपना एल्किल हैलाइड, कह दो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा रखा है। न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक करना है। अटैक करने का मोटिव क्या है, क्यों ये यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा प्लस है। ठीक, ये यहाँ पर आए ही क्यों, इसको इलेक्ट्रॉन देना है और यहाँ पर इसको भूख लगी है, यहाँ डेल्टा प्लस है, इसीलिए यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहा है। और जो दूसरा मैकेनिज्म अभी अभी हम लोगों ने देखा SN2 मैकेनिज्म, उसमें क्या हो रहा है कि हैलोजन निकल कर चला गया, हैलोजन निकल करके चला गया तो कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, और अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर न्यूक्लियोफाइल को आकर के रिएक्शन करना है, तो फिर जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बने। तो यहां न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पर अटैक करना है, कार्बन पर पहले से फुल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये खुद बड़ा रिएक्टिव है, ये वीक रहेगा तो भी आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। वैसे भी पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट है तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा। और यहाँ क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसे बहुत भूख जोर से लगी नहीं है। जैसे हमें बाजार में कोई सामान हम बाजार गए ऐसे घूमने के लिए, हमें कोई सामान खरीदने का बहुत मन नहीं है, ऐसे ही चलेगा कि चलो घूम करके आते हैं। अब कोई दुकान वाला मिल गया, वो तुम्हें अपना कोई सामान बेचना चाहता है, तुम्हारा बहुत मन नहीं है खरीदने का, बस ऐसे जेब में थोड़े पैसे रखे और चल दिए। अब कोई दुकान वाला तुम्हें सामान बेचना चाहता है तो क्या करेगा, तुम्हें खूब फुसलाएगा कि सर ले लीजिए, सामान बहुत बढ़िया है, ऐसे है वैसे है, आपको काम देगा, फिर दोबारा मिलेगा नहीं, तो बहुत तरह की बातें तुम्हें समझाएगा, तब शायद वो तुम्हें बेच पाए। राइट। और दूसरा कि तुम्हें सामान की बड़ी जरूरत है, तुम बाजार में दौड़े भागे चले जा रहे हो, तो अब तुम खुद दुकान पर चढ़ जाओगे कि जल्दी सामान मेरे को दो। अब दुकान वाला तुम्हारे पीछे नहीं है, तुम दुकान वाले के पीछे हो, तो तुम्हें जरूरत है तो तुम खुद दुकान वाले के पीछे पड़ जाओगे, जल्दी दुकान पर पहुंचे और मेरे को सामान दो। और तुम्हें जरूरत नहीं, बाजार में ऐसे ही घूमने के लिए गए हो, तो दुकान वाला क्या करेगा, तुम्हें काफी इंप्रेस करने की कोशिश करेगा कि सर ले लीजिए, बहुत बढ़िया सामान है, अच्छा है, दोबारा मिलेगा नहीं, ऑफर है, पता नहीं क्या क्या बातें। तो यहाँ पर वही हालत है, इसको बहुत भूख नहीं लगी है, डेल्टा प्लस है, ये मजे में अभी भी है। न्यूक्लियोफाइल को सारी मेहनत करनी है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग नहीं रहेगा तो इसको सामान बेच नहीं पाएगा। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो इसको बहला फुसला कर किसी तरह से रिएक्शन करा ले जाए। और यहाँ पर इस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, खुद परेशानी से रिएक्शन करना ही करना है, तो यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है। हालांकि स्ट्रांग रहेगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल चाहिए ही चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। राइट, तो ये चीज। इसके अलावा रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, अब ये जो कार्बन है जहां पर हम लोग रिएक्शन करा रहे थे, हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन को एसिमेट्रिक बना देंगे। यहाँ कह दो क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी लगा दो, यहाँ पर एक मिथाइल लगा दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर एक ड्यूटेरियम लगा दिया। राइट, मिथाइल, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ब्रोमीन। और अब क्या करना है, इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल लाओ। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है, ब्रोमीन निकल करके जा रहा है। ठीक, प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, आसानी से इस पर एक ही अल्किल ग्रुप लगा है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम समझते ही होगे तुम, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एक दूसरे के आइसोटोप्स है। तो इस कार्बन पर चार अलग अलग ग्रुप, 1 2 3 4, चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो जब कार्बन पर चार अलग अलग ग्रुप लगे रहते हैं तो हम कहते हैं कि कार्बन जो है एसिमेट्रिक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की डिस्कशन करने के लिए एसिमेट्रिक कार्बन का होना बड़ा जरूरी है। अगर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का डिस्कशन ही हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, जहां पर रिएक्शन हो रहा है
उसी सेंटर पर वही वाला कार्बन जो है एसिमेट्रिक होना चाहिए, इधर उधर दाएं बाएं नहीं, राइट। जिस सेंटर पर रिएक्शन चल रहा है वो सेंटर एसिमेट्रिक होना चाहिए। तो अभी क्या है, ये तीनों ग्रुप्स इधर पीछे की तरफ ओरिएंटेड है, रिएक्शन होगा तो इन तीनों ग्रुप्स का ओरिएंटेशन ऐसा हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल यहां पर आकर के ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। ब्रोमीन गया बाहर, इसको इन्वर्जन बोलते हैं ना, इन्वर्जन। क्यों इन्वर्जन कहा? क्योंकि ब्रोमीन के अपोजिट न्यूक्लियोफाइल आकर के लगा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होगा, कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होंगे जिसमें जैसे कह दो कि यहां पर कोई ग्रुप XYZ कुछ भी है और यहां पर तुमने 3 ग्रुप्स कह दो, एक मिथाइल लगा रखा है, एक हाइड्रोजन लगा रखा है, एक ड्यूटेरियम लगा रखा है। हमने इसका रिएक्शन X के साथ कराया और इसका रिएक्शन Y के साथ कराया। X ने Z को रिप्लेस किया और इस वे में रिप्लेस किया कि Z अगर सामने की तरफ था तो X भी वैसे ही सामने की तरफ ही है और बाकी ये तीनों जैसे यहां थे वैसे ही वहां पर है। इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कि कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन हो रहा है, मतलब जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन इसका भी है। रिटेंशन मतलब जैसा था वैसा ही। तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका देखने पर दिखाई पड़ रहा है वैसा इसका भी देखने पर दिखाई पड़ रहा है। जहां मिथाइल था वही मिथाइल है, जहां ड्यूटेरियम था वही ड्यूटेरियम है, जहां हाइड्रोजन था वही हाइड्रोजन है, जिधर Z लगा था उधर ही X लग गया। रिटेंशन कहते हैं। और अगर रिएक्शन ऐसा हो कि Y आया, Z की जगह Y आ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ बैक साइड अटैक टाइप का यहां हुआ है, तो Z आगे की तरफ था लेकिन Y जो है पीछे की तरफ है, तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो रहा है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो वर्ड यूज करते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन की बात तभी कर सकते हैं जब कार्बन एसिमेट्रिक रहे। कार्बन एसिमेट्रिक नहीं रहेगा तो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ठीक। एसिमेट्रिक कार्बन रहने पर ही कॉन्फ़िगरेशन की बात कर सकते हैं। तो इन्वर्जन हुआ। अच्छा, यहां से यहां पहुंचने के दौरान बीच में एक सिचुएशन सोचें, ये ब्रोमीन, इसका बॉन्ड टूट रहा है, डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, मतलब बॉन्ड भी टूटा नहीं है, टूट रहा है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है लेकिन बॉन्ड अभी पूरी तरह से बना नहीं है, अभी बीच में ही कहीं अटका हुआ है, तो ये न्यूक्लियोफाइल। और ये तीनों ग्रुप अभी इधर की तरफ है, फाइनली वो उधर की तरफ चले जाएंगे, लेकिन बीच में एक ऐसा सिचुएशन होगा कि तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक। न इधर न उधर, बिल्कुल प्लेन में। तो मिथाइल, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन तीनों एक ही प्लेन में है। इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये तीनों एक ही प्लेन में है, ये प्लेन के एक तरफ, ये प्लेन की दूसरी तरफ। इसका शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर होगा और इसको नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। जो बनने वाला बॉन्ड है पूरी तरह से बना नहीं है, जो टूटने वाला बॉन्ड है वो पूरी तरह से टूटा नहीं है। नेगेटिव चार्ज पहले न्यूक्लियोफाइल पर था, बाद में ब्रोमीन पर चला जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का कुछ हिस्सा ब्रोमीन पर और कुछ हिस्सा न्यूक्लियोफाइल पर, थोड़ा यहां थोड़ा यहां, राइट। कुछ इस तरह का सिचुएशन है। ट्रांजिशन स्टेट इसको कहते हैं। बॉन्ड न तो पूरी तरह से बना है न तो पूरी तरह से टूटा है। टूटने वाला बॉन्ड अभी आधा अधूरा टूटा है, बनने वाला बॉन्ड भी आधा अधूरा बना है। ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं इसको,
तो ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट और ये है ट्रांजिशन स्टेप। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि यहां से यहां एक स्टेप, फिर यहां से यहां 2 स्टेप, तो 2 स्टेप हो गया। ध्यान देना, ये 2 स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप है। यहां से यहां, ये बीच में ऐसे ही हमने बना दिया। जैसे मान लो हम लोग क्या करें, हम लोग अपने घर की छत पर खड़े हैं और यहां से जंप करके नीचे जमीन पर हम आना चाहते हैं। छत पर से कूदा, नीचे जमीन पर आने का प्रोग्राम है मेरा। बीच में जब हम हवा में थे, इसी समय कोई यहाँ पर कैमरा लेकर के बिल्कुल खड़ा रहे और जब हम हवा में है उसी समय उसने हमारी फोटो खींच ली। तो ऐसा नहीं कि हवा में हम रुके, हम छत पर से कूदे हैं तो हम सीधा जमीन पर, नीचे जमीन पर ही आएंगे। बीच में हवा में रुकने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, बीच में रुकने की कोई जगह भी नहीं है जहां हम रुक सके। तो ये एक स्टेप का प्रोसेस है यहां से यहां तक। लेकिन अगर कोई फोटो खींच ले यहां पर बीच में तुम्हारा, तो ऐसा सोचा जा सकता है कि यहां पर फोटो खिंचाया, फिर यहां से तुम यहां आए, क्या बीच में तुम रुके थे? आंसर है नहीं, बीच में हम रुके नहीं थे। बीच में जबरदस्ती किसी ने बस ऐसे ही कैमरा लेकर के खड़ा था, हम कूदे और उसने बीच में फोटो खींच लिया। तो कुछ वैसा ही, यहां से यहां तुम जा रहे हो, बीच में सिचुएशन ऐसा था, तुमने उसी समय एक फोटोग्राफ ले लिया कि अभी बॉन्ड पूरी तरह से टूटा नहीं था, बॉन्ड पूरी तरह से बना नहीं था, तब तक तुम आगे कैमरा लेकर के कि हमको फोटो भी इसी में खींचना है। इसीलिए ये ट्रांजिशन स्टेट, इसको अलग स्टेप नहीं काउंट करते। रिएक्शन एक ही स्टेप में, ठीक, यहां से चला है और सीधे यहां पहुंचेगा। ये तुमने बीच में अपनी फोटोग्राफी का कमाल दिखा दिया, इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड अटैक किया है और इसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ एक और टर्म होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, उसको भी समझोगे कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो जाने वाला ग्रुप है, आने वाला ग्रुप बिल्कुल उसी के जगह पर, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जाने वाला ग्रुप जो है, आने वाला ग्रुप उसके अपोजिट साइड पर, तो सेम साइड पर रिटेंशन, अपोजिट साइड पर इन्वर्जन। तो इस चीज को माइंड में रखेंगे कि रिटेंशन और इन्वर्जन क्या होते हैं। ये सारी बातें SN2, ठीक, ये सारी बातें SN2 के लिए है। SN1 में क्या होगा, देखो फिर से हम लोग एक एसिमेट्रिक सिचुएशन लेंगे। कार्बन लिया, कार्बन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ दिया। यहाँ पर 3 अलग अलग ग्रुप्स और 3 ऐसे ग्रुप्स जोड़ेंगे जो कार्बोकेटायन को स्टेबल बना सके। तो एक एल्किल ग्रुप ले लिया मिथाइल, एक एल्किल ग्रुप ले लिया इथाइल, एक एल्किल ग्रुप ले लिया फिनाइल C6H5। ठीक, जब ये ब्रोमीन निकालोगे तो ब्रोमीन के निकलने से क्या होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ये तीनों ग्रुप एक ही प्लेन में आ जाएंगे, मिथाइल, फिनाइल और इथाइल, ये तीनों एक ही प्लेन में आ गए। ये एक स्टेप हो गया, सेपरेट स्टेप, एक स्टेप जिसमें कार्बोकेटायन बना। अब इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो देखो ये प्लेन के ऊपर से भी रिएक्शन कर सकता है और प्लेन के नीचे से भी आकर के रिएक्शन कर सकता है, दोनों तरफ से आकर के रिएक्शन कर सकता है, ऊपर की तरफ से भी नीचे की तरफ से भी, या फिर कह दो सामने की तरफ से और पीछे की तरफ से। अगर प्लेन ऐसा रहे, ठीक, प्लेन ऐसा है तो ऊपर से और नीचे से, और अगर प्लेन ऐसा है तो सामने से और पीछे से। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये प्लेन जो है कुछ अभी बोर्ड पर तो ऐसा बना हुआ है जैसा दिख रहा है, हम कह देते प्लेन सपोज ऐसे देख रहे हैं हम लोग, तो सामने से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है। तो एक सिचुएशन क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो सामने से आएगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो सामने से आएगा। और दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से आए। ठीक, दोनों में ध्यान से समझना, एक बार न्यूक्लियोफाइल सामने की तरफ से, एक बार न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से। ये सामने की तरफ वाला हो गया, ये पीछे की तरफ वाला हो गया। तो जब न्यूक्लियोफाइल सामने की तरफ से रहेगा तो ये तीनों ग्रुप्स इधर की तरफ ऐसे ओरिएंटेड हो जाएंगे, और जब न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से आएगा तो ये तीनों ग्रुप्स इधर की तरफ इस वे में ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो इसमें देखो क्या है, अगर यहां से तुम तुलना करो, ठीक, यहां से इसको, तो जिधर ब्रोमीन है उधर ही न्यूक्लियोफाइल है, मतलब रिटेंशन। यहां पर क्या हुआ है, जिधर ब्रोमीन है उसके अपोजिट न्यूक्लियोफाइल लगा है, मतलब इन्वर्जन। तो दोनों प्रोडक्ट्स बने हैं, रिटेंशन भी हुआ है, इन्वर्जन भी हुआ है।
अगर देखा जाए तो ये प्लेनर है, सामने से जितना अटैक का चांस है पीछे से भी अटैक का उतना ही चांस रहेगा, जितना सामने से आने का चांस है उतना ही पीछे से आने का चांस है। 50% ये बनना चाहिए, 50% ये बनना चाहिए, कभी कभी हो भी सकता है ऐसा, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि देखो ब्रोमीन निकल करके जा रहा है, राइट, ब्रोमीन जो है निकल करके जा रहा है। तुम इसको ऐसे समझो कि यहां पर एक कुर्सी लगी हुई है, ये कुर्सी के 3-4 पैर हो गए, कुर्सी पर तुम बैठे हुए हो, अब तुम उठ करके इधर की तरफ जा रहे हो। जब तुम उठ करके जाओगे तो कुर्सी खाली हो जाएगी। अब इस कुर्सी पर कोई और आकर के बैठ सकता है, तो जो बैठने वाला बंदा है वो इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। कुर्सी खाली हो गई, डेफिनेटली तुम यहां से निकल करके यहां आ गए, तुम यहां पर आ गए तो जरूर कुर्सी खाली हो गई। तुम उठकर चले गए तो कुर्सी क्या हो गई, खाली हो गई। अब इस पर कोई बैठना चाहे तो इधर से भी आकर के बैठ सकता है और इधर से भी आकर के बैठ सकता है। तो ब्रोमीन निकल करके गया, जगह खाली हो गई। न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर से भी आ सकता है और प्लेन के नीचे से भी आ सकता है, राइट। एक तरफ से आएगा तो ऐसे बनाएंगे, एक तरफ से आएगा तो ऐसे बनाएंगे। एक सिचुएशन में क्या है, जिधर से ब्रोमीन गया है उधर ही न्यूक्लियोफाइल चला आया है। दूसरे सिचुएशन में क्या है, जिधर से ब्रोमीन गया है उसके अपोजिट न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो वही चीज यहां पर सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कुर्सी पर बैठे थे, अभी उठ करके जा रहे हो। जब कुर्सी खाली हुई तो एक बंदा इधर से आकर के बैठने की कोशिश करेगा, एक बंदा इधर से आकर के बैठने की कोशिश करेगा। किसको ज्यादा आसानी है, इसको ज्यादा आसानी है या इसको ज्यादा आसानी है? कुर्सी तो खाली है, अगर तुम न होते, कुर्सी बिल्कुल खाली रहती तो दोनों को बराबर चांस मिलेगा, 50% इसको 50% इसको। लेकिन तुम कुर्सी से उतर गए, अभी यहीं पर हो, जा रहे हो ना, अभी गए नहीं हो, दूर नहीं गए हो, बस यहीं पर अभी जा रहे हो यहां से, तो तुम्हारी वजह से रास्ते में थोड़ा अड़चन आ जाएगी, रास्ते में थोड़ी मुश्किल आ जाएगी। जब ये यहाँ पर बैठने के लिए आएगा तो तुमसे टकरा न जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। बैठने के लिए आएगा कुर्सी पर तो तुम भी उधर से ही जा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी में बैठने के चक्कर में तुमसे टकरा जाए और टकरा करके गिर जाए। कुर्सी भले ही खाली, लेकिन रास्ता नहीं खाली है पूरी तरह से, ध्यान देना। कुर्सी खाली हो चुकी है, तुम उठ चुके हो, कुर्सी पर जगह खाली है, लेकिन रास्ता अभी नहीं खाली है, क्योंकि उसी रास्ते से तुम जा भी रहे हो। तो जब रास्ता खाली हो जाएगा तभी आकर के कुर्सी पर बैठ पाएगा, और इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसके लिए रास्ता हमेशा खाली है। तो बैक साइड अटैक के लिए रास्ता हमेशा खाली है, फ्रंट साइड अटैक के लिए रास्ते में थोड़ी मुश्किलें हैं। तो जो बैक साइड अटैक है, ठीक है, ये बैक साइड अटैक है ना, ध्यान देना। ब्रोमीन आगे की तरफ है तो न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ है। बैक साइड अटैक ये आसानी से होगा और ये जो है मुश्किल से होगा। तो ये लेस देन 50% और ये जो है मोर देन 50%। तो फिर से एक बार हम लोग आते हैं। अल्किल हैलाइड से कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल दो तरह से आ सकता है, बैक साइड एंड फ्रंट साइड। ब्रोमीन जहां से जा रहा है वहीं पर आ जाए न्यूक्लियोफाइल, या फिर ब्रोमीन जहां से जा रहा है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आए। तो अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। सेम साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अपोजिट साइड से आना आसान है, इसीलिए मोर देन 50% ये वाला बनेगा। बैक साइड से आना आसान है, अपोजिट साइड से आना आसान है, सेम साइड से आना मुश्किल है, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट 50% से कम बनेगा। और क्यों ऐसा, हमने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि कुर्सी पर तुम बैठे हो, जा रहे हो, यहाँ पर उतर गए हो कुर्सी से, रास्ता खाली, कुर्सी खाली हो गया है, एक बंदा इधर से आकर बैठना चाहता है, एक बंदा इधर से आकर बैठना चाहता है, ये आसानी से बैठ जाएगा, इसको थोड़ी मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी, क्योंकि रास्ते में तुम भी खड़े हो। जब तक तुम हट नहीं जाते हो तब तक ये कैसे आकर के बैठेगा। तुमने कुर्सी जरूर खाली कर दी, लेकिन रास्ता खाली नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से रास्ते में थोड़ी अड़चन आ गई है, थोड़ा रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो तुम हटोगे तो और आसानी से बैठेगा। तो यही चीज हमें ध्यान रखना है कि सेम साइड से अटैक करना है, तो अभी जो ब्रोमीन निकल करके जा रहा है वो रास्ते में ही होगा ना, तो उससे बचते बचाते न्यूक्लियोफाइल को आना पड़ेगा। और बैक साइड से अगर आना चाहता है तो रास्ता पूरा का पूरा खाली रहेगा, और पूरा का पूरा रास्ता खाली तो आसानी से आ सकता है। तो सेम साइड पर अटैक थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए 50% से कम प्रोडक्ट। बैक साइड पर अटैक थोड़ा आसान होता है, इसलिए 50% से ज्यादा प्रोडक्ट। तो ये SN2 हुआ। SN2 में क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। और SN1 में क्या हो रहा है, ये रिटेंशन, ये इन्वर्जन दोनों हो रहा है। रिटेंशन भी हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है। 50% से ज्यादा इन्वर्जन, 50% से कम रिटेंशन। ठीक, यहां पर एक और चीज हम लोगों को समझना है,
ये दोनों एक दूसरे के इनएंसियोमर्स है, ठीक, एसिमेट्रिक कार्बन है, ये कार्बन एसिमेट्रिक है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दोनों के एक दूसरे का एनएंसियोमर बोलेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के एनएंसियोमर्स है। अगर ये 50% होता, ये भी 50% होता, तो इनमें से एक क्या करता, लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ऑप्टिकल आइसोमराइज्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, उसकी वजह से क्या क्या चीजें होती है, ऑप्टिकल आइसोमराइज्म में सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। अगर तुमने नहीं पढ़ा हुआ है तो ये चीजें तुम्हारी समझ में थोड़ा नहीं आएंगी, तुमको पढ़ना पड़ेगा ना, जहां पढ़ाया है वहां पर जाकर के पढ़ो, उस वाले चैप्टर में, आइसोमराइज्म चैप्टर में चले जाओ, ऑप्टिकल आइसोमराइज्म खोज करके पढ़ो। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन जो है उसके साथ दो तरह से चीजों को लिखा जा सकता है, एक ऐसे और एक ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे के इनएंसियोमर्स है, ठीक, दोनों एक दूसरे के इनएंसियोमर्स है। जब भी एसिमेट्रिक कार्बन पर तुम 4 ग्रुप्स को लगाओगे ना, यहाँ पर अब थोड़ा सा देख भी सकते हैं, जब भी तुम एसिमेट्रिक कार्बन पर 4 ग्रुप्स को जोड़ोगे, दो तरह से जोड़ सकते हो, कह दो कोई भी 4 ग्रुप्स, एनीथिंग, W X Y Z, एक तो ये हो गया, दूसरा इसका मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज बनाओगे तो कुछ ऐसा, दो तरह से जोड़ सकते हो, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब दोनों सेम नहीं है। जैसे हमारे दोनों हाथ देखने में लगता है दोनों सेम है, लेकिन इस क्रिकेट खेलने वाले लोग क्या करते हैं, हाथों में दस्ताने पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, तो जो दाएं हाथ का दस्ताना या ग्लव होता है वो बाएं हाथ में नहीं फिट होता, और जो बाएं हाथ का दस्ताना या ग्लव होता है वो दाएं हाथ में नहीं फिट होता। तो इस बात को इंडिकेट करता है कि दोनों हाथ जरूर अलग अलग होंगे, इसीलिए दोनों हाथों के लिए 2 अलग अलग दस्ताने या 2 अलग अलग ग्लव्स की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों हमारे दाएं और बाएं हाथों की तरह है, जैसे इसमें अंगूठा इधर और इसमें अंगूठा इधर, वैसे जेड को देखो ना, जेड वैसे ही है। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन दोनों डिफरेंट है, ये अलग, ये दाएं हाथ की तरह, ये बाएं हाथ की तरह कुछ, या फिर ये दाएं हाथ की तरह, ये बाएं हाथ की तरह। ये दोनों से अगर लाइट को पास करें तो एक लाइट के एक्सिस को क्लॉकवाइज घुमाएगा और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। कौन किधर घुमाएगा हम बता नहीं सकते, बस यही पक्का है कि एक जो है क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉक तो ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉक तो ये एंटी क्लॉक। दोनों में से एक जो है लाइट के एक्सिस को क्लॉकवाइज घुमाता है, दूसरा जो है लाइट के एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। पहला जितना क्लॉकवाइज घुमाएगा, मान लेते हैं कि चलो ये प्लस 40 डिग्री घुमाया, प्लस मतलब क्लॉकवाइज, तो ये माइनस 40 डिग्री घुमाएगा। तो अगर 50-50 मिक्सचर है, 50% ये 50% ये, तो इसका प्लस 40 इसके माइनस 40 को कैंसिल कर देगा, और हम कहते हैं रैसमिक मिक्सचर, रैसमिक मिक्सचर। और ऐसा प्रोसेस जिसमें ये मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं रैसेमाइजेशन, ठीक, रैसेमाइजेशन, रेसेमाइजेशन। तो क्या यहां पर रेसेमाइजेशन हो रहा है? आंसर हो तो रहा है। अगर कह दे ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला होगा, या फिर ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला होगा, दोनों बन रहे हैं तो रेसेमाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन रेसेमाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, दोनों बराबर बराबर नहीं बन पाए। अगर बराबर बराबर बन जाते हैं, जितना ये उतना वो, तो जितना प्लस वाला उतना ही माइनस वाला, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हम कह देते हैं रेसेमाइजेशन हो रहा। तो यहाँ रेसेमाइजेशन हो रहा है, ठीक, रेसेमाइजेशन हो रहा है, लेकिन पार्शियल रेसेमाइजेशन हो रहा है, राइट। रेसेमाइजेशन हो रहा है लेकिन पार्शियल रेसेमाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट रेसेमाइजेशन नहीं हो पाया। तो ये हुई SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री और SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है, ठीक, SN2 में इन्वर्जन हो जाता है, और SN1 में दोनों बनेंगे, रिटेंशन भी होगा, ठीक, ये रिटेंशन है और ये इन्वर्जन है। रिटेंशन मतलब जिधर से ब्रोमीन को हटाया उधर ही न्यूक्लियोफाइल को लगा दिया, और इन्वर्जन मतलब जिधर से ब्रोमीन हटाया उसके अपोजिट न्यूक्लियोफाइल को लगा दिया, दोनों बने। अगर दोनों बराबर बराबर बने होते तो हम कहते हैं रेसेमाइजेशन हो गया, लेकिन दोनों बराबर बराबर नहीं बने, इसीलिए बोल रहे हैं पार्शियल रेसेमाइजेशन हो रहा है। तो SN2 में इन्वर्जन होता है और SN1 में पार्शियल रेसेमाइजेशन, ठीक। पार्शियल रेसेमाइजेशन मतलब ये वाला जिसमें रिटेंशन हो रहा है वो 50% से कम बनेगा, और जिसमें इन्वर्जन हो रहा है वो 50% से ज्यादा बनेगा, ठीक। इन्हीं चीजों को लिखने का हम थोड़ा और रेडीमेड तरीका
हर बार इतनी कहानी हम नहीं कह सकते। जैसे हमको फिशर प्रोजेक्शन, एक मिथाइल लगा लिया, एक कह दो ड्यूटीरियम लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक ब्रोमीन लगा दिया, इस वे में, और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल का SN2 रिएक्शन करा दिया, तो बैक साइड अटैक होगा। ब्रोमीन को हटा रहे हैं हम किधर से, राइट साइड से, तो लगाते समय हम लोग न्यूक्लियोफाइल को लेफ्ट साइड पर लगा दें। इस लाइन पर जो चीजें हैं वो फिक्स रहेंगी और इस लाइन पर जो चीजें हैं वो थोड़ी बदलेंगी। तो ब्रोमीन सामने था, न्यूक्लियोफाइल पीछे, हाइड्रोजन को इधर से उधर लिखना ही पड़ेगा, इसको तुम इन्वर्जन कहोगे। तो इन्वर्जन जो है ऐसे भी लिखा जाता है, बहुत बार इन्वर्जन ऐसे भी लिखा हुआ तुम्हें बुक्स में या एग्जाम में लिखा हुआ मिल जाए, तो इसको समझना है। एक तो वैसे जैसे टेट्राहेड्रल बनाया था वैसे तो लिखा ही जा सकता है, लेकिन ऐसे भी, या फिर कभी कभी ऐसा कि यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक, ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी लगा हुआ है, देखो एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, और यहीं पर एक छुपा हुआ हाइड्रोजन है, उसको बना नहीं रहे थे, ये प्लेन से आगे है तो हाइड्रोजन प्लेन से पीछे रहेगा। तो 1 2 3 और छुपा हुआ हाइड्रोजन 4 अलग अलग ग्रुप्स है, तो ये कार्बन एसिमेट्रिक है। न्यूक्लियोफाइल लाइन और SN2 रिएक्शन करा रहे हैं, तो अगर ब्रोमीन सामने है तो न्यूक्लियोफाइल पीछे बनाएंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से कि ये गया न्यूक्लियोफाइल पीछे, तो ये भी इन्वर्जन हुआ। तो इन्वर्जन को लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और एक तरीका तो हमने देखा ही, ये रहा अपना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी लगा दो, यहां पर मिथाइल, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर ड्यूटीरियम, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, और इसने बैक साइड SN2 रिएक्शन किया है, ठीक, बैक साइड लिखने की जरूरत नहीं है, SN2 लिखना काफी है। SN2 रिएक्शन किया है तो बैक साइड आएगा ही आएगा। तो ऐसे ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो भी पहचानो कि इन्वर्जन, ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो भी पहचानो कि इन्वर्जन, ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो भी पहचानो इन्वर्जन। तो डील करते समय हमने इसकी मदद से डील किया था, समझाते समय इसकी मदद से तुम्हें समझाया था, लेकिन हाँ, बुक्स में, एग्जाम्स में तुमको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना मत, ये भी इन्वर्जन को ही दिखाने का एक और तरीका है कि ब्रोमीन राइट पर था लेकिन न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट पर आया, ब्रोमीन सामने था लेकिन न्यूक्लियोफाइल पीछे चला गया, ब्रोमीन इसमें राइट साइड पर ओरिएंटेड है और इसमें क्या है, ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड पर ओरिएंटेड है। तीनों में एक ही बात को अलग अलग तरीके से बना करके दिखाया गया, लेकिन बात एक ही है, ठीक। तो ऐसे बना करके मिल जाए तुम्हें, ऐसे बना करके मिल जाए तुम्हें, ऐसे बना करके मिल जाए तुम्हें, जैसे मिल जाए वैसे समझो और वैसे पहचानो। इसी तरह से अगर हम रेसिमाइजेशन वाली बात करें, SN2 की बात करें, तो कह दो हमारे पास यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ब्रोमीन, और कोई न्यूक्लियोफाइल है जो SN1 रिएक्शन कर रहा है। SN1 मतलब इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। एक सिचुएशन जिसमें न्यूक्लियोफाइल इधर बनेगा और दूसरा सिचुएशन जिसमें न्यूक्लियोफाइल इधर की तरफ बनेगा, ठीक। इसको फिक्स रखोगे, कार्बोकैटायन बना होगा, कार्बोकैटायन की वजह से रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बोकैटायन पर प्लेन के ऊपर से, प्लेन के नीचे से, या फिर प्लेन के आगे से और प्लेन के पीछे से, दोनों तरफ से रिएक्शन हो सकता है। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, मतलब इस वे में भी बना सकते हैं। या फिर से ऐसा सिचुएशन है, यहां पर कहते हैं ब्रोमीन, यहां पर फिनाइल और यहां पर मिथाइल, हाइड्रोजन भी यहां पर है, छुपा हुआ है, इसका रिएक्शन हम न्यूक्लियोफाइल से करा दे और कह दे SN1 रिएक्शन हो रहा है। तो ब्रोमीन सामने है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, सामने भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, तो दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक प्रोडक्ट जिसमें न्यूक्लियोफाइल सामने है, दूसरा प्रोडक्ट जिसमें न्यूक्लियोफाइल पीछे है। ठीक, दोनों बनेंगे। कौन 50% से ज्यादा, कौन 50% से कम, तो जिसमें बैक साइड अटैक हुआ है वो 50% से ज्यादा, ये 50% से ज्यादा, ठीक, मोर देन 50%।
मोर देन 50%, तो डेफिनेटली ये लेस देन 50% हो जाएगा। इन दोनों में कौन 50% से ज्यादा, 50% से कम? ये सामने है, तो बैक साइड अटैक का मतलब ये वाला रहा होगा, तो ये जो है मोर देन 50%। तो पिछली बार लिखा था तो कैसे लिख कर दिखाया था कि ये है कार्बन, कह दो यहां फिनाइल ग्रुप, फिनाइल मतलब C6H5, फिनाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, और यहाँ पर कुछ क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लगा है। न्यूक्लियोफाइल जो है आकर के SN1 रिएक्शन कर रहा है, SN1 रिएक्शन कर रहा है। तो ब्रोमीन को हटाना है, न्यूक्लियोफाइल को लगाना है। चूंकि कार्बोकैटायन बनेगा तो प्लेन के सामने से भी होगा, प्लेन के पीछे से भी होगा। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा, दूसरा सिचुएशन ऐसा आएगा, ठीक, एक सिचुएशन ऐसा, दूसरा सिचुएशन ऐसा, फिनाइल हाइड्रोजन मिथाइल, और यहां पर भी वही फिनाइल हाइड्रोजन मिथाइल। ये फ्रंट साइड अटैक से, ये बैक साइड अटैक से, और बैक साइड अटैक वाला मोर देन 50%। तो ऐसे लिखा मिल जाए, ऐसे लिखा मिल जाए, ऐसे लिखा मिल जाए, तीनों का मतलब वही है कि दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है, फ्रंट साइड से भी, बैक साइड से भी। तो रेसेमाइजेशन, पार्शियल रेसेमाइजेशन, अगर 50-50 बराबर बराबर बन जाए तो कंप्लीट रेसेमाइजेशन, 50-50 बराबर बराबर न बने तो पार्शियल रेसेमाइजेशन, ठीक। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं, तो बातें भी आगे और बढ़ेंगी। ब्रेक के बाद फिर से आ गए हैं हम। SN1 SN2 पर काफी सारी बातें हम लोगों ने कर ही डाली है, छोटी छोटी 2-3 बातें और हैं। एक तो हम लोगों को सॉल्वेंट इफेक्ट पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है। तो देखो, दो तरह के सॉल्वेंट्स हमारे पास होंगे, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिनमें मोस्टली O के साथ H देखने को मिलेगा। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल तो अपना पानी का मॉलिक्यूल हो जाएगा, या फिर कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल हो जाए, O के साथ H है, O के साथ H है, तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम लोग पोलर प्रोटिक, पोलर मतलब जानते ही हो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन पर होगा माइनस, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो हाइड्रोजन पर होगा प्लस, इसी तरह से इधर वाले हाइड्रोजन पर भी प्लस होगा। यहाँ पर थोड़ा बड़ा निगेटिव बना दो कि दोनों पर जितना प्लस होगा इस पर मिला करके उतना माइनस होगा। तो कुछ जगहों पर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ जगहों पर निगेटिव चार्ज है, तो इसको पोलर बोलते हैं। प्रोटिक का मतलब क्या है, यही OH, हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहते हैं, तो इसीलिए प्रोटिक। तो इस तरह का हाइड्रोजन मिले तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक मतलब जो जरूरत पड़ने पर H+ दे भी सके आसानी से, तो ये जिसमें OH होता है वो आसानी से थोड़ा H+ दे सकता है, इसलिए भी प्रोटिक कहते हैं। तो OH बॉन्ड हो या जो H+ आसानी से दे पाए उसे प्रोटिक कहते हैं। तो ये पोलर भी है, प्रोटिक भी है। तो सीधा सीधा जिसमें OH होता है वही पोलर प्रोटिक। और एक कैटेगरी है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, और इसमें 2-3 सॉल्वेंट्स का हम लोग एग्जांपल लेंगे। एक तो है एसीटोन, इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन, और दूसरा बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर S डबल बॉन्ड है, S डबल बॉन्ड O है, इसे कहते हैं डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, शॉर्ट में DMSO भी लिखते हैं। और एक और HCONH2, इसे फॉर्मामाइड कहते हैं, फॉर्मामाइड। और जब ये दोनों हाइड्रोजन हटा दोगे और इनकी जगह क्या करो, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो, मिथाइल और मिथाइल, तो इसे कहते हैं DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, या कभी कभी NN, क्योंकि दोनों मिथाइल्स को नाइट्रोजन के साथ जोड़ा है इसीलिए NN। हम लिख नहीं रहे हैं, उधर जगह नहीं है, इसीलिए ओरल ही ध्यान से सुन करके नोट कर लेना, डाई मिथाइल
फॉर्मामाइड या एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक, इधर कहीं लिख देते हैं, एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। कभी कभी तुमसे इनकी बातें कर ली जाती हैं क्वेश्चंस वगैरह में, इसीलिए इनका नाम लिख दिया। इन तीनों को हम लोग पोलर बट एप्रोटिक, इनमें कहीं O के साथ H नहीं है या फिर कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जिसको आसानी से H+ बना करके निकाला जा सके, इसीलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो दो तरह के सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं। ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें क्या है, जैसे जो मॉलिक्यूल है, कुछ मॉलिक्यूल का शेप ऐसा है, एक एंड पर प्लस, दूसरे एंड पर माइनस। तो ये प्लस वाले एंड से अगर कोई नेगेटिव आयन है तो इसके साथ अट्रैक्शन करेगा, माइनस वाले एंड से अगर कोई पॉजिटिव आयन है तो उसके साथ अट्रैक्शन करेगा, प्लस वाले एंड से नेगेटिव आयन के साथ अट्रैक्शन करेगा, माइनस वाले एंड से पॉजिटिव आयन के साथ अट्रैक्शन करेगा। तो इस तरह के सॉल्वेंट जो है नेगेटिव आयन के साथ अट्रैक्शन करेंगे, नेगेटिव आयन को स्टेबल बना देंगे। सेम वे में पॉजिटिव आयन के साथ अट्रैक्शन करेंगे, पॉजिटिव आयन को भी स्टेबल बना देंगे। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के आयन्स को स्टेबल बना सकते हैं। जैसे हम पानी में NaCl मिला दें तो Na पर प्लस है, Cl पर माइनस है, तो पानी का मॉलिक्यूल सोडियम आयन को चारों तरफ से घेर लेगा। और कुछ इस तरह से कि पानी के मॉलिक्यूल में वही एक तरफ थोड़ा प्लस है, दूसरी तरफ थोड़ा माइनस है। जब सोडियम आयन को घेरना है तो माइनस और प्लस का ओरिएंटेशन ऐसा रहेगा कि माइनस जो है सोडियम आयन की तरफ, ताकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन बन सके। और जब क्लोराइड आयन को घेरना रहेगा तो माइनस और प्लस का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से रहेगा कि प्लस वाला जो है एंड वो क्लोराइड आयन की तरफ रहेगा, इस तरह से। तो पानी के मॉलिक्यूल ने क्लोराइड आयन के साथ अट्रैक्शन किया, पानी के मॉलिक्यूल ने सोडियम आयन के साथ भी अट्रैक्शन किया। इसको बोलते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन, जब भी जो सॉल्वेंट है वो किसी चीज के साथ इस तरह से अट्रैक्शन करे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन के साथ अट्रैक्शन करे, उसके चारों तरफ एक लेयर बना दे, उसको बोलते हैं सॉल्वेशन। तो यहां सॉल्वेशन हुआ, यहां भी सॉल्वेशन हुआ, यहां पर इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से सॉल्वेशन, यहां इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से सॉल्वेशन। तो ये अपने पॉजिटिव एंड से नेगेटिव आयन को, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के आयंस का सॉल्वेशन यहां पर पॉसिबल है। इस केस में आ जाओ, इसमें, इसमें या इसमें, चलो हम लोग इसी को लेकर के डिस्कस कर डालते हैं। तो देखो है क्या स्ट्रक्चर, इसका ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा ही आएगा, कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा। तो इसमें भी माइनस इंड है, प्लस इंड है। तो सोचने में ऐसा लगता है कि जब माइनस वाला इंड है तो फिर पॉजिटिव आयन के साथ अट्रैक्शन कर पाएगा, प्लस वाला इंड है तो निगेटिव आयन के साथ अट्रैक्शन कर पाएगा। तो कह दो कोई पॉजिटिव आयन जब इसके पास आया तो यहां से अट्रैक्शन होगा, कोई नेगेटिव आयन इसके पास आया तो यहां से अट्रैक्शन होगा। ठीक, तो ये अट्रैक्शन तो ओके है, पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन ये ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसमें परेशानी आ गई। क्या परेशानी आ गई कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है कहाँ है, कार्बन के ऊपर है। और कार्बन क्या है, इन तीन ग्रुप्स के सेंटर पर है, कार्बन सेंटर पर है, बीच में छुपा हुआ है। इन तीनों ने मिलकर के इसको छुपा रखा है। तो जरूर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये छुपा हुआ कार्बन इसके साथ कोई कनेक्शन बना नहीं पाएगा। तो जो इस तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, वो पॉजिटिव आयन के साथ सॉल्वेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन को स्टेबल बना सकते हैं, लेकिन नेगेटिव आयन को स्टेबल नहीं बना सकते। तो यही चीज अपने माइंड में रखना है, फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे पानी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों के साथ सॉल्वेशन कर सकते हैं, दोनों के साथ अट्रैक्शन बना सकते हैं, दोनों को स्टेबल बना सकते हैं। लेकिन जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है,
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो पॉजिटिव आयन के साथ तो अट्रैक्शन कर सकता है, लेकिन नेगेटिव आयन के साथ उसका अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव आयन को स्टेबल बना सकता है, लेकिन नेगेटिव आयन को स्टेबल नहीं बनाएगा। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन एनायन दोनों को स्टेबलाइज करते हैं, प्लस चार्ज को भी स्टेबल बनाते हैं, माइनस चार्ज को भी स्टेबल बनाते हैं। और ये सॉल्वेंट क्या है, प्लस चार्ज को तो स्टेबल बना सकता है और माइनस चार्ज को स्टेबल नहीं बना सकता। ये चीज एकदम माइंड में बना लो, तभी हम लोग आगे डिस्कशन आसानी से कर पाएंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन रहा तो फिर आगे का डिस्कशन मुश्किल है। ठीक, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, प्लस माइनस दोनों को स्टेबल बनाता है। अपने नेगेटिव एंड से प्लस चार्ज को स्टेबल बनाता है और पॉजिटिव एंड से माइनस चार्ज को स्टेबल बनाता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, स्पेशली इन तीनों की बात करी जाए तो इन तीनों में सिचुएशन ऐसा है कि माइनस का चार्ज तो बिल्कुल इसके टिप के ऊपर है, बिल्कुल टिप के ऊपर है, इस पॉइंट पर, लेकिन जो प्लस का चार्ज है वो इसके सेंटर में, बॉडी के सेंटर में अंदर छुपा हुआ है। तो छुपा हुआ चार्ज है तो इसके साथ इसका कोई रिलेशन बन नहीं पाएगा, जबकि इसके साथ रिलेशन बन पाएगा। तो अपने नेगेटिव एंड से पॉजिटिव आयन को स्टेबल बना देगा, लेकिन पॉजिटिव एंड से नेगेटिव आयन को स्टेबल नहीं बना पाएगा। और यहीं पर अब हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शंस के अंदर इनका इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सपोज एक एल्किल हैलाइड है जो कि SN1 रिएक्शन कर रहा है, तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा, पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटा, R पर प्लस X पर माइनस। फिर दूसरे स्टेप में इस R प्लस ने क्या किया, मतलब कार्बोकटायन ने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट। ठीक, हम निगेटिव न्यूक्लियोफाइल ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल निगेटिव भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है। हम निगेटिव न्यूक्लियोफाइल लेकर के चल रहे हैं। ये SN1 हुआ। SN2 में क्या होगा, ये R है, ये X है, एल्किल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन एटम, इधर से ये जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से आ रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल ने एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया और X जो है निकलकर बाहर चला गया। ये SN2 है। ठीक, तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मदद करता है। ठीक, कैसे मदद करता है, देखो इधर प्लस है, इधर माइनस है, प्लस और माइनस को स्टेबल बना देगा तो प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा। जानते हो ना, पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप फास्ट होता है। तो दूसरे स्टेप में तो ज्यादा चिंता नहीं है, पहले स्टेप में ज्यादा चिंता है कि इस किसी तरह से इसको अच्छा करना है। तो कार्बोकटायन और हैलाइड आयन, स्पेशली कार्बोकटायन को देखा जाए तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, कार्बोकटायन को और हैलाइड आयन को, इन दोनों को स्टेबल बनाएगा। तो जो पहला स्टेप स्लो था वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो रिएक्शन आसानी से होगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्लस माइनस दोनों को स्टेबल बना सकता है, इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पर काम करेगा। राइट, ठीक। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें लगा दें तो क्या होगा, देखो न्यूक्लियोफाइल जो है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से, उसके चारों तरफ क्या करेगा, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से टाइट, खूब जोर से पकड़ लेंगे। जब न्यूक्लियोफाइल इससे बाहर निकलेगा तब तो आकर के यहाँ पर रिएक्शन कर पाएगा। अगर इससे बाहर नहीं निकल पाया, ये सॉल्वेंट का चारों तरफ से घेरा बन गया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से जोर से पकड़ लिया, और इतना जोर से पकड़ लिया कि इसको छोड़ेंगे नहीं आसानी से। जब इसको छोड़ेंगे नहीं तो ये रिएक्शन क्या यहाँ पर कर पाएगा, आंसर है नहीं कर पाएगा। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से जोर से पकड़ लेगा, और न्यूक्लियोफाइल बीच में फंस गया। अब उसमें से जब बाहर निकल पाएगा तभी तो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा ना, नहीं निकल पाएगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। और यही अगर ऐसा सॉल्वेंट होता, जो पोलर एप्रोटिक वाला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, तो इसमें क्या है, ये है सॉल्वेंट, निगेटिव चार्ज यहां है, पॉजिटिव चार्ज इसके बॉडी के सेंटर में है। तो अगर निगेटिव न्यूक्लियोफाइल इसके पास आ भी जाए तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई रिलेशनशिप बना पाएगा, तो आंसर है नहीं। इसका पॉजिटिव चार्ज बॉडी के अंदर छुपा हुआ है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो एक कनेक्शन है ये नहीं बन पाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन नहीं होगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन कर देगा।
जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन नहीं कर पाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल वैसे ही पड़ा हुआ है, रिएक्टिव है, बहुत जल्दी से यहाँ पर रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा वाला सॉल्वेंट ले लिया है तब क्या होगा, सॉल्वेंट क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से एक पकड़ लेगा, उसके साथ अट्रैक्शन करेगा, उसको चारों तरफ से पकड़ लेगा। न्यूक्लियोफाइल फ्री नहीं है तो रिएक्शन में आसानी से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहां पर अपने को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों को स्टेबल बनाना है, इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो वो न्यूक्लियोफाइल को ऐसा पकड़ लेगा कि छोड़ेगा ही नहीं। जब छोड़ेगा नहीं तो रिएक्शन अच्छे से होगा नहीं। और अगर हमने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल फ्री पड़ा रहेगा तो जल्दी जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए और यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। स्पेशली तब की बात है जब हम एल्किल हैलाइड और निगेटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, एल्किल हैलाइड और निगेटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड और निगेटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन और दूसरे चीजों के साथ भी हो सकते हैं जहां एल्किल हैलाइड नहीं होगा, जहां न्यूक्लियोफाइल निगेटिव न होकर के न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में चीजें बदल भी सकती हैं। फिर हमारा जो सॉल्वेंट का इफेक्ट समझाया हो सकता है कुछ इससे अलग भी हो जाए। लेकिन हाँ, अगर एल्किल हैलाइड का और एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हो रहा है तो ये चीज हमेशा काम करेगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इन दोनों को स्टेबल करके रिएक्शन को आसान बना देगा। और इस केस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को इतना जोर से पकड़ लेगा कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन हो जाएगा, सॉल्वेटेड न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और वो न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई रिलेशन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव पार्ट जो है बॉडी के सेंटर में छुपा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं तो न्यूक्लियोफाइल फ्री पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ऐसे ही पड़ा हुआ है तो बहुत रिएक्टिव रहेगा तो जल्दी से। ठीक, जैसे तुम स्विमिंग पूल में जाओ तैरने के लिए, अब बहुत ढेर सारे कपड़े तुम पहन करके गए हो, आधे घंटे तुम्हें कपड़े निकालते निकालते लग गए, तब तो तुम स्विमिंग पूल में कूद चुके, तब तक पता चला स्विमिंग पूल बंद। और घर से एकदम चड्डी पहन करके निकलोगे, एकदम बस चलते ही स्विमिंग पूल में कूद ही जाना है, तो जल्दी से तैरने वाली बात जो है जल्दी से। तो इसने क्या है, इसको इतने कपड़े तुमने पहना दिए कि कपड़े निकालते निकालते स्विमिंग पूल बंद हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एकदम चड्डी पहन करके तैयार है कि सीधा जो है स्विमिंग पूल में जंप मारना है, राइट। तो कुछ ऐसी चीजें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर दोनों को स्टेबल बनाकर रिएक्शन को आसान बना देगा। ठीक, पहला स्टेप मुश्किल से चल रहा था, इन दोनों को जितना स्टेबल बनाएंगे, प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन उतना आसानी से होता चला जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं। और यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को इतना जोर से पकड़ लेगा कि न्यूक्लियोफाइल स्विमिंग पूल में ही नहीं जा पाएगा, मतलब रिएक्शन जल्दी जल्दी नहीं कर पाएगा। और ये वाला सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को कुछ नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल फ्री पड़ा हुआ है, फ्री पड़ा है तो जल्दी जल्दी फटाफट धनाधन रिएक्शन करेगा। और इस वे में SN2 रिएक्शन के लिए मेरे को क्या चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस चीज को डील करने के लिए तुम्हें साफ साफ पता होना चाहिए कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको कहते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको कहते हैं, कौन कैटायन एनायन दोनों को स्टेबल कर सकता है, कौन एनायन को स्टेबल नहीं कर सकता है, कौन है जो कैटायन एनायन दोनों का सॉल्वेशन करेगा और कौन है जो एनायन का सॉल्वेशन नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें पता रहेंगी, फिर जाकर के इतनी बातें तुम लोग कर पाओगे। तो ये हुआ सॉल्वेंट का इफेक्ट। थोड़ी सी बात हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की भी करेंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जैसे SN1 में क्या हो रहा है, SN2 में क्या हो रहा है, दोनों में अगर हम समझे तो SN2 में क्या हो रहा है, ये है रिएक्शन RX और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आया, X निकल कर चला गया और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। यही रिएक्शन है, सब कुछ एक स्टेप में हो जा रहा है। हम लोग इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, Y एक्सिस कर दिया, X एक्सिस कर दिया, इधर की तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर की तरफ एनर्जी। तो अभी सिचुएशन क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट, फिर ये दोनों प्रोडक्ट, और बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी आएगा जब ये X जो है अभी धीरे धीरे जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो धीरे धीरे आ रहा है। हम लोगों ने ट्रांजिशन स्टेट डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि
टूटने वाला बॉन्ड टूट रहा है, बनने वाला बॉन्ड बन रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ, एक्स पर थोड़ा माइनस, न्यूक्लियोफाइल पर थोड़ा माइनस, राइट। इस पर नेगेटिव चार्ज है, बाद में नेगेटिव चार्ज, ओह यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया, ये एक्स माइनस है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है तो एक्स माइनस। तो नेगेटिव चार्ज अभी न्यूक्लियोफाइल पर है, फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो हैलोजन पर चला गया, और बीच में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज थोड़ा हैलोजन पर और थोड़ा न्यूक्लियोफाइल पर भी है, कुछ ऐसा सिचुएशन। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्यों बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बॉन्ड्स जो है भी ना तो पूरी तरह से बने हैं ना तो पूरी तरह से टूटे हैं, तो एनर्जी जो है बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों की एनर्जी, रिएक्टेंट्स को तुम यहां पर रखोगे, प्रोडक्ट्स भी कुछ इधर नीचे ऊपर थोड़ा जो भी हो जाए, और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ऊपर, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। रिएक्टेंट की एनर्जी नीचे, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी काफी ऊपर, फिर प्रोडक्ट की एनर्जी वापस नीचे। अब हो सकता है कि रिएक्टेंट से भी नीचे चला जाए, हो सकता है रिएक्टेंट से थोड़ा ऊपर रह जाए, तो वो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग, लेकिन हाँ ये दोनों काफी नीचे रहेंगे और ये जो है काफी ऊपर बनेगा। अब इन दोनों में से कौन नीचे हो जाए कौन ऊपर हो जाए, ये अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग होता है, तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, हमें यहाँ फोकस करना है कि ये दोनों नीचे नीचे और ये काफी ऊपर ऊपर, ट्रांजिशन स्टेट काफी ऊपर ऊपर। तो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। यहां पर क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, ये है आर एक्स एंड न्यूक्लियोफाइल। इस पॉइंट पर क्या है, आर के साथ न्यूक्लियोफाइल और एक्स जो है बाहर जा चुका है, और इस पॉइंट पर क्या है, ये है स्ट्रक्चर ऐसा है, इसको कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और यहां से लेकर के यहां तक के बीच का जो गैप है, इसको तुम कहते हो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। और ये गैप जितना ज्यादा होता है रिएक्शन उतना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले यहां से यहां तक ऊपर जाना है, जो इतना ऊपर चढ़ पाएगा वही आगे उतर पाएगा, ठीक। जो यहां से यहां पहुंच पाए मेहनत करके, जैसे पहाड़ है, पहाड़ पर तुम चढ़ रहे हो, कुछ वैसे ही फीलिंग यहां पर भी होती है, इसको एनर्जी बैरियर भी कहते हैं, एनर्जी बैरियर, कि जो एनर्जी के इस बैरियर को पार करके यहां तक चढ़ पाएगा वही फिर इधर पहुंच पाएगा, नहीं तो प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN2 रिएक्शन के लिए हो गया, ठीक। SN1 में क्या होता है, RX टूटा तो क्या बना, कार्बन पर प्लस और X पर माइनस। इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आकर के इसके साथ रिएक्शन करेगा तो RNU, ठीक। और X माइनस ऐसे ही पड़ा रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, यहां भी पड़ा था वहां भी पड़ा रहेगा, तो कुछ इस तरह का सिचुएशन। तो हम लोग काम की चीजों को केवल लिखें। तो ये टूटा, कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन ने न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन किया और ये प्रोडक्ट बना। इस बार देखो दो स्टेप्स है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इधर तो रिएक्शन प्रोग्रेस ही रहेगा, वैसे ही रिएक्शन प्रोग्रेस, और इधर एनर्जी। तुम देखोगे दो पिक्स तुम्हें दिखाई पड़ेंगे ऐसे, ये एक स्टेप को दिखा रहा है, ये दूसरे स्टेप को दिखा रहा है, और हम जानते हैं पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप फास्ट होता है। तो पहले स्टेप की पीक थोड़ी ऊंचाई पर, ज्यादा ऊंचाई पर रहेगी, मतलब ये काफी ऊपर जाना है, मेहनत ज्यादा लगेगा, ये कठिन स्टेप है, स्लो। फिर ये जो है धीरे धीरे चलने वाला स्टेप है। यहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट्स, यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट्स, और यहां पर क्या होगा, इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट बोले तो वही एल्किल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट बोले तो एल्किल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड अलग हो चुका है, और इंटरमीडिएट बोले तो मेनली कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन से हमें यहां मतलब है, यहां पर कार्बोकैटायन बना, फिर कार्बोकैटायन से आगे चले तो प्रोडक्ट्स बना। बहुत बार कुछ चीजें हम तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं ना, पढ़ाते समय कुछ चीजों को ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड न बनाने की जगह हम कुछ चीजों को छोड़ भी देते, तो कभी कभी तुम्हें बाद में जब और अच्छे से और गहराई से पता पढ़ोगे तो हो सकता है ये भी तुम्हें समझ में आए कि लो सर ने तो ये छोड़ दिया था, ठीक है, सर ने ये नहीं पढ़ाया। तो इसके पीछे रीजन ये नहीं होता है कि हमको आता नहीं था या हम बता नहीं सकते थे, रीजन बस इतना ही होता है कि तुम्हें देख करके हमें कभी कभी छोड़ना पड़ जाता है कि बहुत ज्यादा टेढ़ा कर दिया तो फिर जो आना है वो भी नहीं आएगा, फिर बाद में तुम क्या पढ़ोगे। तो इसीलिए अभी जो है
इसमें हमने कुछ चीजें छोड़ी है, काम की चीजें बताई। स्लो मतलब ये पीक गया ऊपर, ये फास्ट मतलब ये पीक थोड़ा नीचे रहेगा। तो ये पहले स्टेप यहां से यहां तक के लिए ये वाला पार्ट, फिर दूसरे स्टेप के लिए यहां से यहां तक ये वाला पार्ट। कभी कभी ऐसा डायग्राम बना करके तुम्हें दे दिया जाता है कि बताओ कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये वाला कि ये वाला। तो इसमें ज्यादा ऊपर चढ़ाई करनी है, ज्यादा मेहनत करना है, ये स्लो रहेगा, ये थोड़ा ही जाना है तो ये फास्ट रहेगा। ठीक, तो ये स्लो ये फास्ट, ठीक ध्यान देना, ये स्लो ये फास्ट। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये नॉन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस वे में SN2 के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बस एक ऐसा पीक मिलेगा, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट। और इसमें क्या है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट, यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट कह दो, और यहां पर ट्रांजिशन स्टेट सेकंड कह दो। 2 बार ट्रांजिशन स्टेट मतलब जहां पर बॉन्ड्स न पूरी तरह से बने हैं न पूरी तरह से टूटे हैं। तो जो भी बॉन्ड यहां पर बन रहा होगा या टूट रहा होगा, अभी पूरी तरह से बना नहीं है, पूरी तरह से टूटा नहीं है। सेम वे में यहां पर जो भी बॉन्ड बन रहा होगा या टूट रहा होगा, न तो पूरी तरह से बना है न तो पूरी तरह से टूटा है। तो 2 ट्रांजिशन स्टेट्स इसमें मिलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन क्या है, इंटरमीडिएट है रिएक्शन का। ठीक, कभी कभी तुमसे प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में अंतर क्या होता है, ये जरा मेरे को समझाओ। तो यहां से यहां एक स्टेप, यहां से यहां दूसरा स्टेप, ये सच में बना है। ठीक, ये सच में बनता है, इंटरमीडिएट सचमुच में बनता है, फिर रिएक्शन वहां से आगे जाता है। और ट्रांजिशन स्टेट के लिए हमने क्या कहा था, बस तुम ऐसे ऊपर से नीचे कूद रहे थे, हवा में तुम्हारा एक फोटोग्राफ खींच लिया गया। मतलब सिचुएशन ऐसा है, तुम एक छत पर से नीचे जमीन पर कूद रहे हो, ये सीधा कूद गए। और दूसरा सिचुएशन है कि छत पर से जब तुम जमीन पर कूद रहे हो तो बीच में एक और प्लेटफॉर्म भी है, तुम यहां से यहां कूदे और यहां से यहां कूदे। तो जब तुम यहाँ बीच में खड़े रहोगे तो बीच में खड़े होने पर तुम्हारा कोई एक फोटोग्राफ निकाल सकता है ना, तो ये फोटोग्राफ असली है। तुम सच में खड़े होकर के तुमने फोटोग्राफ खिंचवाया, तुमने अपनी मर्जी से, तुम यहाँ पर सच में खड़े हुए थे थोड़ी देर के लिए, तब तुम्हारा फोटोग्राफ खींचा गया था। और यह हवा में फोटोग्राफ खींच ले तो फोटोग्राफ तो खींच दिया, लेकिन हाँ तुम यहाँ रुके नहीं थे फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए। तो यहाँ तुम रुके और यहाँ तुम नहीं रुके, तुम्हारी मर्जी होती तुम यहाँ पर 1 घंटा बैठ भी सकते थे, लेकिन यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं थी, तुम चाहते तो हवा में 1 घंटा लटके रहो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट, कि बीच में रिएक्शन रुका नहीं था, फिर भी जबरदस्ती फोटो खींच लिया। तो सच में ऐसा यहाँ कुछ हुआ नहीं था, इसी सच में रिएक्शन यहाँ रुका हो। यहाँ रिएक्शन रुकता नहीं है, बस चलता चला जाता है। इमेजिनेशन से या फोटोग्राफी से हम लोग ये पकड़ लेते हैं किसी तरह से, लेकिन यहाँ क्या है, रिएक्शन रुकता है थोड़ी देर के लिए, फिर इसके बाद आगे जाएगा। तो ट्रांजिशन इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन वहां थोड़ा रुकेगा और रुकने के बाद फिर आगे जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट पर रिएक्शन कभी रुकता नहीं, एक चीज ये। दूसरी चीज, जब ये यहाँ पर रुका, अब हमारी मर्जी हो तो हम कहेंगे कि चलो अब छोड़ो, जाने दो, नीचे मत कूदो, चलो यहाँ से चलते हैं फिर उधर कहीं सैर करने के लिए। मतलब यहाँ से रास्ता बदला भी जा सकता है कि अब नीचे मत जाओ, चलो यहाँ से चलते कहीं और सैर करने के लिए। तो यहाँ से रास्ता बदला भी जा सकता है, लेकिन यहाँ से रास्ता बदलना पॉसिबल नहीं। एक बार ऊपर से जंप किए तो सीधा नीचे गिर करके मानोगे, बीच में इधर उधर तुम रास्ता बदलना भी चाहो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम जो करना था वो कर चुके हो, तुम जंप लगा चुके हो। तो ट्रांजिशन स्टेट पर रिएक्शन रुकता नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट से कहेंगे चलो घूमने चला जाए, नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। इंटरमीडिएट से कहोगे कि चलो घूमने चला जाए, तो कहेगा चलो ठीक है चलते घूमने, छोड़ो अब नीचे नहीं कूदते। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ से रिएक्शन की दिशा बदली जा सकती है, लेकिन यहाँ से रिएक्शन की दिशा जो है, डायरेक्शन जो है, बदला नहीं जा सकता। ठीक, कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट मतलब चलेंगे कहीं अलग लेकर के चलेंगे, इसको आइसोलेट कर सकते हैं। कैन बी आइसोलेटेड, कैन बी आइसोलेटेड मतलब इसको अलग से बुलाएंगे कि चलो चलते हैं कहीं और, चलते छोड़ो इधर भीड़ भाड़ में से निकलो, चलो कहीं और चलते घूमने, आइसोलेट कर। इसके साथ ये नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ठीक, तो ट्रांजिशन स्टेट मतलब बीच में हवा में लटका था, तुमने ऐसे फोटो खींच लिया, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। कहोगे कि चलो यहीं से चलते घूमने, छोड़ो आगे मत जाओ, पॉसिबल नहीं है। कूद चुके हो तो पहले यहाँ तो आना पड़ेगा, इसके बाद घूमने जाओगे, क्या करने जाओ वो बात की बात है, लेकिन यहीं से चलो घूमने संभव नहीं है। इससे कह दो यहीं से आप नीचे मत कूदो, चलो यहीं से घूमने चलते, ये चला जाएगा तुम्हारे साथ घूमने। इसको आइसोलेट किया जा सकता है, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट, ठीक, इसे इंटरमीडिएट बोलेंगे। इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में ये छोटा सा अंतर। तो इस वे में जो है SN1 और SN2 मैकेनिज्म पर
जितनी बातें हमको कहनी थी सारी बातें हमने तुमसे कह डाली। इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।